तो हमारा कैपिटल बजटिंग तो कंप्लीट हो गया है। यूनिट 2 का ही नेक्स्ट टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, आज से वो स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 का ही नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो स्टार्ट कर रहे हैं आज से। विजिबल है ना स्क्रीन? कैपिटल क्या होती है ये आपको पता ही है। कैपिटल हमारा वो इन्वेस्टेड अमाउंट होता है, या वो अमाउंट कह लो जिससे हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हुई? उसी कैपिटल की कॉस्ट, ऐसा ही तो मतलब समझ में आ रहा है। बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा वो रेट ऑफ रिटर्न होता है या वो अमाउंट होता है जो हम अपने इन्वेस्टेड अमाउंट के बदले हमें मिलता है। लाइक अगर हमने अपने बिजनेस में 100 रुपए इन्वेस्ट किए, फिर हमें जो भी उसके बदले हमें प्रॉफिट बढ़ के मिला। ठीक है, हमने आज 100 रुपए इन्वेस्ट किए, कल को हमें 200 रुपए मिले, तो ये जो हुई है 200 रुपए मीन 100 रुपए तो इन्वेस्टेड है, 100 रुपए हमारा प्रॉफिट रहा। यही हमारा कहलाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। It is refers to the minimum rate of return a firm must earn on in its investment so that the market value of the company's equity shares does not fall. ठीक है, जो उस पर बढ़ के अर्न करती है कंपनी अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट पे, जिससे कि जो मार्केट वैल्यू है कंपनी के शेयर्स की वो ना गिरे। अच्छा, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, इसमें डिफरेंस जानते हो? अब जो तुम लोग पढ़ रहे हो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग ये जानो कि इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। बोलो बच्चों, क्या डिफरेंस होता है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में? जल्दी बताओ, एक ही क्वेश्चन पे नहीं बैठना है ना हम लोगों को। बोलो, बिजनेस अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हो, वहां भी पढ़ाया गया होगा, और फिर हम यहाँ भी पढ़ा रहे हैं, तब भी अभी तुम लोग को अभी तक नहीं पता लगा ना कि इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है। सुनो, इक्विटी शेयर्स बेसिकली हमारे ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं जिससे हमारी पार्ट ओनरशिप क्लियर होती है कि हमारी सिर्फ ओनरशिप है उस कंपनी पे या शेयर होल्डिंग है। ठीक है, बट प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स सिर्फ उनके पास शेयर होल्डिंग ही नहीं होती है, उन्हें कंपनी के डिसीजंस में या कोई भी बेसिकली कोई भी काम हो रहा है कंपनी में, उनको प्रेफरेंशियल राइट्स मिले होते हैं कि वो वहां पे अपना कोई भी डिसीजन, जैसे सपोज तुम शेयर्स खरीदते हो, ठीक है, किसी भी कंपनी के, टाटा के, बिरला के और रिलायंस के, किसी भी कंपनी के, तो वो जो तुम शेयर्स खरीदते हो उससे तुम सिर्फ उस कंपनी के उतने जितने रुपए के तुमने शेयर खरीदे उतने रुपए की तुम्हारी बस इक्विटी ओनरशिप होती है। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो पर्सन होते हैं जो कि उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होते हैं। उनके पास ना सिर्फ उन कंपनी के उतने परसेंट शेयर्स बल्कि उनका कुछ अमाउंट भी इन्वेस्टेड होता है उस कंपनी में। साथ ही साथ जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है या इसमें कंपनी के मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं, उन सब में उनका बहुत ही एक वाइटल या इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब से याद रखना कि कंपनी के इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है। जब हम ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे इसमें हमारे सामने बहुत सारे ऐसे टर्म आएंगे जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स भी पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स भी पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल होती है वो बेसिकली जो हमारी कैपिटल है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी है। प्रॉफिट भी है उसी में शेयर्स भी है, उसी में डिबेंचर भी है, उसी में रिटेन अर्निंग भी है। ठीक है, उसी में डिविडेंड भी है, बहुत सारी चीजों से मिलकर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनी होती है। ये जितने अभी हमने टर्म्स का नाम लिया है ये सब बेसिकली उसके इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं जिनसे एग्रीगेट सम अप से ही हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जनरेट होती है। ठीक है, इसीलिए हम इस पहले अलग अलग सब कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, लास्ट में हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। जितने अभी हमने टर्म्स बोले इनमें अलग अलग सबको क्या दिए गए हैं, वेट्स दिए गए हैं। लाइक 10% इक्विटी शेयर होल्डर्स को, 15% प्रेफरेंस शेयर्स को और 25% रिटेन्ड अर्निंग्स को, इस तरीके से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हमारा क्लियर हो गया।
और क्या लिखा हुआ है, दिस इज इन कंसोनेंस विद द ओवरऑल फर्म्स ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था, कोई भी फर्म होती है उसके मेन दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो जो किसी भी फर्म का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है बेसिकली वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही होता है, और ये तभी हो पाएगा जबकि फर्म अपने प्रोजेक्ट्स पर एक अच्छा रिटर्न इन्वेस्ट कर पाए। ठीक है, अच्छा, और कोई भी फर्म अगर इस टाइप से रेट ऑफ रिटर्न नहीं अचीव कर पाती है तो ऐसे केस में जो भी उस फर्म के शेयर्स की मार्केट वैल्यू होती है वो बहुत ही डाउन हो जाती है, और ओवरऑल रिटर्न क्या रिजल्ट क्या निकलता है कि जो फर्म की शेयर होल्डर्स की वेल्थ थी वो भी कम हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हमारे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो भी ये कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, इसमें जो कॉस्ट ये निकल कर आती है ये कैश फॉर्म में नहीं होती है। ठीक है, कैश फॉर्म में भी हो सकती है और काइंड फॉर्म में भी हो सकती है, जिस भी तरीके से हो, कोई जरूरी नहीं है ये हमें डायरेक्ट कैश फॉर्म में मिले। ठीक है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल represents the minimum rate of return required to maintain the value of its equity share। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होता है जो कि कंपनी के इक्विटी शेयर्स की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, जो रेट ऑफ रिटर्न कंसीडर किया जाता है वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। ठीक है, लास्ट क्या है, कंसीडरेशन ऑफ रिस्क प्रीमियम। अच्छा, हमने ये भी बताया था जब पढ़ाया था, दो टाइप के हमारे रिस्क होते हैं, कौन कौन से, एक सिस्टमैटिक और एक अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क होते हैं जो नॉन डाइवर्सिफाइबल होते हैं, जिनको हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं। अनसिस्टमैटिक रिस्क हमारे वो रिस्क होते हैं जो हमारे विद इन द फर्म जनरेट होते हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कंसीडरेशन ऑफ रिस्क प्रीमियम क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल टेक्स इनटू अकाउंट द रिस्क फैक्टर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली रिस्क फैक्टर को भी इंक्लूड करके ही होता है। क्यों, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है हमारे किसी हर एक इन्वेस्टमेंट में हमें प्रॉफिट ही मिले, वी हैव टू फेस लॉट्स ऑफ रिस्क आल्सो। ठीक है बच्चों, एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट। हाँ, हाँ, तो हम क्या पर थे, रिस्क फैक्टर, कंसीडरेशन ऑफ रिस्क प्रीमियम। बेसिकली जो कोई भी कैपिटल होती है, कोई भी पैसा हमारा होता है, उसके साथ बेसिकली दो पॉइंट जरूर जुड़े होते हैं, एक होता है रिस्क, एक होता है रिटर्न। रिस्क हमारा वो फैक्टर होता है, वो बेसिकली एक तरीके से कह सकते हैं लॉस होता है, जो कि अगर हमारे किसी प्रोजेक्ट या हमारे किसी अमाउंट में ऐड हो जाता है तो उस केस में हमें जो भी एक फायदा होने वाला था वो हमारा सब लॉस में कन्वर्ट होता है, वही हमारा रिस्क कहलाता है। ठीक है, इसी में एक और टर्म भी यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है, वो है, दो टर्म है, एक रिस्क फ्री रेट है, एक रिस्क प्रीमियम रेट है। ठीक है, रिस्क फ्री रेट क्या होता है, दो, अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हमेशा हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। ये मत सोचो कि सी से कॉस्ट होता है तो हम सी से डिनोट करेंगे, जैसे अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे, फिक्स कॉस्ट है तो एफ सी, कॉन्ट्रीब्यूशन है तो सी, सेल्स प्राइस है तो एसपी, इस तरीके से नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हमेशा कैपिटल के से ही डिनोट करते हैं। तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है या जो भी हमारा रिटर्न होता है जिसको हमने के से डिनोट किया, उससे बेसिकली हमारे दो टाइप के रिस्क के दो टाइप्स जुड़े होते हैं। कौन कौन से, एक तो हमारा रिस्क फ्री रेट होता है जिसे हम आर एफ से डिनोट कर रहे हैं, दूसरा हमारा होता है रिस्क प्रीमियम रेट। ठीक है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मींस जहां पे हमारा जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है उसमें जो हमें रिटर्न मिल रहा है उसमें किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क ऐड नहीं है। अगर हमने 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो हमें 100 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, जो हमारा रिस्क प्रीमियम होता है वो हमारा बेसिकली कुछ अमाउंट हमारे कॉस्ट में ऐड हो जाता है, वही हमारा कहलाता है रिस्क प्रीमियम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सिग्निफिकेंस कहें, ठीक है, या इंपॉर्टेंस कहें, या नीड कहें, सब एक ही चीज होती है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की क्या नीड या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? सबसे पहला कैपिटल बजटिंग डिसीजन में, कैपिटल बजटिंग डिसीजन हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, किस तरीके से हम अपनी कैपिटल या उसमें जनरेट होने वाले कैश इनफ्लोस को बजट लेकर के चलते। बजट मीन्स हम अपना एक प्लान, जैसे सपोज तुम लोग अपनी ही बात करो, तुम लोगों को हर मंथ कोई पॉकेट मनी मिलती है, तुम लोग ऐसा तो नहीं करते उसको एक बार में ही खर्च कर देते हो, उसका एक प्लान बनाकर चलते होगे कि नहीं इतने पैसे हमें इस चीज में खर्च करने, इतने इसमें खर्च करने। तो यही तो हमारी बजटिंग कहलाती है। अभी हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो हमारा कैपिटल बजटिंग ही था, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है वो बेसिकली हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजन में एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। हमें कितना अपनी कैपिटल पर रिटर्न मिल रहा है ये देखने के लिए, हम जैसा रिटर्न मिल रहा होता है उसी हिसाब से हम अपने आगे के एक्सपेंडिचर्स को क्या करते हैं, मैनेज करके चलते हैं, ठीक है। लाइक जैसे इस समय जब से कोविड ये पैंडेमिक का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है, कितने लोगों की जॉब्स चली गई, ठीक है, लास्ट ईयर से ही हो रहा था। तो लास्ट ईयर के सिनेरियो को देखते हुए कई लोग इस समय बहुत ही ज्यादा एश्योर थे कि इस टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम आ सकती है या आ जाए तो उस केस में लोगों ने क्या किया, अपने पैसे को, अपने इन्वेस्टमेंट को बचाना शुरू कर दिया, फालतू या अननेसेसरी एक्सपेंसेस को बंद कर दिया या कम कर दिया, इसलिए कि अगर कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस या अनफोर्सीन सिचुएशन फेस करनी पड़े, उस केस में उस सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने अमाउंट को अपने पास सेव करके रखते हैं। तो ये क्या है, हमारा कैपिटल को बजट करने का ही तो डिसीजन है। तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कैपिटल बजटिंग डिसीजन में। नेक्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा बेसिकली क्या होता है कि हम अपनी कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा रखते हैं, कैश के फॉर्म में रखते हैं कि क्रेडिट के फॉर्म में रखते हैं, डेट के फॉर्म में रखते हैं कि इक्विटी के फॉर्म में रखते हैं। जो ऐसा भी हमारा स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर के डिसीजन में हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत रोल प्ले करती है। अगर हम डेट फॉर्म बनना चाहेंगे, ये तब होगा, ये ऐसा कब होता है जबकि हमारे पास क्या होते हैं, हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं, हमारी इनकम कम हो रही होती है, कम होती है। मीन्स हम अपने खर्चों को इस तरीके से मैनेज करें कि हमें कहीं से भी कोई लोन या डेट की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, इस तरीके से हम अपने कैपिटल के स्ट्रक्चर को बनाएं। तो कैपिटल के स्ट्रक्चर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली हमारा एक तरीके से रिटर्न अमाउंट होता है या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इवेल्युएटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हमें अपना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पता लग रहा है which we achieve on our investments। तो ऑब्वियस सी बात है हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जज को हम इसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से करेंगे। हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है ऐसा हमें कैसे पता लगता है, अगर हमारा जो भी रेट ऑफ रिटर्न है वो बहुत ज्यादा हाई है। अदर डिसीजन लाइक डिविडेंड डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, ये सारे भी अफेक्टेड होते हैं हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। अगर हमारा जो रिटर्न हमें ज्यादा मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हम डिविडेंड ज्यादा पे करेंगे, ठीक है, किसको, अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक। और या फिर हमारी वर्किंग कैपिटल की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, ऐसे में हम अपनी वर्किंग कैपिटल का अमाउंट बढ़ा सकते हैं अगर हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी ज्यादा है, मीन्स हमारा रिटर्न का रेशियो बहुत ज्यादा है। तो ये हमारी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस या नीड हो गई। अब हमें ये देखना है कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे बहुत इफेक्ट डालते हैं। जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस, मार्केट कंडीशंस, अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग, नेक्स्ट है फर्म्स ऑपरेशन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस। हमारी कंट्री में इकोनॉमी अगर ग्रो कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो भी अमाउंट है उस पर हमें रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो हमारी जीडीपी समझते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकेस हमारी जीडीपी कम हो रही होती है तो ऐसे केस में हमें क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है जो हमारी इकोनॉमी ही डाउनफॉल की तरफ जा रही है तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वो कैसे ज्यादा हो सकती है। मीन्स डिपेंड करता है जैसी हमारी इकोनॉमिक, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन हो, ठीक है। अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन प्रॉफिटेबल है तो ऑब्वियस सी बात है हमें प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है। मार्केट कंडीशन नेक्स्ट हमारा फैक्टर है जो बहुत एक बिग लेवल पर इन्फ्लुएंस करता है हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। मार्केट कंडीशंस क्या होती हैं, लाइक इस समय अगर देखा जाए तो करंट सिचुएशन पैंडेमिक की सिचुएशन है, ठीक
ऐसे में चीजों का प्रोडक्शन भी कम हुआ है, ठीक है, बट सप्लाई की जरूरत ज्यादा है, डिमांड भी ज्यादा है, सॉरी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्रोडक्शन कम है। ऐसे में मार्केट की कंडीशन बहुत ही खराब हो रखी है। तो इस हालात में हमारी जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी उस पर हमें ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि अफेक्ट कर रहा है हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। नेक्स्ट क्या है, अमाउंट ऑफ फिनेंसिंग। ये वो सिचुएशन होती है, अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग, अगर हमारी कंपनी के पास जो रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न है वो बहुत अच्छा है, दैट मीन्स हम अपनी फिनेंसिंग भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हम अपने फिनेंसेस एवेन्यूज बढ़ा सकते हैं, ठीक है, हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इफ इन केस कंपनी का जो भी रेट ऑफ रिटर्न है या जो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे कंपनी की फाइनेंसिंग पावर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फर्म्स ऑपरेशन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। फर्म्स ऑपरेशंस मींस फर्म किस तरीके से अपनी एक्टिविटीज को कन्वर्ट कर रही है अपने प्रॉफिट में, या बहुत कम प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, जैसे भी फर्म के क्या बोल सकते हैं वर्किंग पैटर्न है, इन सब के चलते तो ये भी हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एक बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रॉब्लम्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के डिटर्मिनेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ तुम लोग भी बताओ। बोलो बच्चों, इतना कुछ पढ़ रखा है अब तो बताओ कम से कम। बोलो, तुम लोग बिल्कुल भी मतलब या तो ध्यान नहीं देते हो या बोलना नहीं चाहते हो। सबसे पहली प्रॉब्लम है कॉन्सेप्चुअल कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द कैपिटल स्ट्रक्चर। सबसे बहुत ही बेसिक सी बात है, अभी हमने कहा था हमारी जो फर्म है उसका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, हमारी फर्म टोटल डेट फर्म है या टोटल इक्विटी फर्म है, हमने मैक्सिमम फॉर्म में इक्विटी को रखा है कि मिनिमम फॉर्म में रखा है। इस तरीके की चीजों से भी हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे, ठीक है। सपोज हमारी फर्म के पास जो एक्सपेंसेस है वो ज्यादा है और जो इनकम है उसकी वो उस एक्सपेंसेस के रेशियो में नहीं है, ऐसे केस में हम अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें कंटिजेंसी फॉर्म में कोई भी अनफोर्सीन एक्सपेंसेस कभी भी हमारे सामने आ सकता है जिसको हमें एक्सपेंस को बियर करना बहुत जरूरी होगा। ऐसे में अगर हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपनी इंक्रीज कर दी तो हम उस एक्सपेंस को बियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एम्बिग्यूटी इन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। एम्बिग्यूटी मींस बेसिकली डिलेमा होता है या जिसे हम दुविधा कहते हैं। हमारे कॉस्ट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, लाइक कैपिटल वेस्टिंग भी कॉस्ट का एक कॉन्सेप्ट है, कैपिटल स्ट्रक्चर भी है, बहुत सारे हैं, कैपिटल डिटर्मिनेशन भी है। तो हम किस टाइप के कॉस्ट और के एवेन्यू में इन्वेस्ट करने का सोचे, अगर हमारी एक ये भी प्रॉब्लम होती है, हम हमारा जैसा एक्सपेंडिचर होती है जैसी हमारी इनकम होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर चेंज होता जाता है। तो कई बार समटाइम्स वी आर इन बिग डिलेमा और बिग कंफ्यूजन की वेयर वी हैव टू इन्वेस्ट फॉर टू इंक्रीज आवर प्रॉफिट मैक्स, टू इंक्रीज आवर या टू मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट और टू मैक्सिमाइज आवर वेल्थ, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम है जो कि यूजुअली सारी ही फर्म्स नॉर्मल हर दूसरी तीसरी फर्म को फेस करनी ही पड़ती है, ठीक है। प्रॉब्लम्स इन कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे पास ये तो हमें पता ही रहते हैं कि कितने लोगों के पास हमारी कंपनी के शेयर्स हैं, बट उनकी कैलकुलेशन की अगर या कंप्यूटेशन की हम बात करें उस केस में जो भी उनका कंप्यूटेशन होता है वो हमारे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। कोई भी इन्वेस्टर कैसे करेगा, कैसे देखेगा कि उसको जो उसके इन्वेस्टेड अमाउंट है उस पर ज्यादा है, जो भी उसका क्या होगा, जो भी रेट ऑफ रिटर्न होगा उसी से वो कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है। तो इस कंप्यूटेशन में भी हमारे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये बेसिकली ये सारी प्रॉब्लम्स है जो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के
को कंसीडरेशन उसके या डिटर्मिनेशन के टाइम पे हमें फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स इन कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग हम पहले भी बता चुके थे, कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है उसको वो दो पार्ट में रखती है। एक तो कहलाता है पे आउट रेशियो, जो कंपनी पे करती है अपने डिविडेंड्स को शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर को, स्टेक होल्डर्स को, या जहां उसने कहीं से डेट ले रखा होता है या जहां भी रिक्वायर्ड होता है वहां पे कंपनी अपने पैसे को या अपने इन्वेस्टमेंट को क्या करती है, उस तरीके से पे करती है। और कुछ पैसा अपने पास रिटेन करके रखती है। जो ये पैसा कंपनी अपने पास रिटेन करके रखती है वही उसकी रिटेन अर्निंग कहलाती है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो वो पे कर देती है वो उसके पे आउट रेशियो होते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स इन असाइनिंग वेट्स। वेट्स मींस लाइक हमारे फॉर्म में वेरियस टाइप के एक्सपेंसेस वी हैव टू फेस, लाइक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस, सैलरी हमें पे करनी होती है, अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस जो हमें देखने होते हैं जिन पर हमारा एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट होता है। सपोज फैक्ट्री फॉर्म में आग लग गई या किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम, इस टाइप के खर्चों के लिए भी हमें कुछ एक्सपेंडिचर, कुछ हेड्स हमें रखने पड़ते हैं, लाइक 10% कोई अनफोर्सीन एक्सपेंसेस हुआ, सपोज कोई और प्रॉब्लम आ गई या फर्नीचर में लॉस हुआ या मशीनरी में लॉस हुआ। इस तरीके से हम अपनी कैपिटल के उस परसेंटेज को हम क्या करते हैं, असाइन कर देते हैं वेट्स के तौर पर। तो इन सब के भी उस पे कंप्यूटेशन में या सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आ सकती है। बेसिकली ये सारी हमारी प्रॉब्लम थी जो कि हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल के डिटर्मिनेशन में फेस करनी पड़ सकती है। अब मेन जो हमारा न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो हमें किन किन पार्ट्स पे निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे 4 पैरामीटर्स हैं। पहला है कॉस्ट ऑफ डेट या डिबेंचर जिसे हम कहते हैं, दूसरा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, थर्ड वन इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फोर्थ वन इज कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा, अब जो हमारे शेयर्स होते हैं वो उनकी 3 वैल्यूज होती है, 3 टाइप की। तुम लोगों ने अगर नहीं सुना जरूर होगा। एक होता है एट फेस वैल्यू, ठीक है, या एट पार या एट प्रीमियम। 3 तरीके की चीजें होती हैं जो हमारे शेयर से रिलेटेड होती हैं। फेस वैल्यू कहें, फेस वैल्यू कहने का क्या मतलब होता है पता है? बोलो। फेस वैल्यू कहें या पार कहें एक ही चीज होती है। कोई भी शेयर जिस रेट पर मार्केट पे बिक रहा होता है वो उसकी मार्केट वैल्यू या फेस वैल्यू होती है, ठीक है। प्रीमियम मीन्स जब कुछ अमाउंट एड ऑन होके मिलता है वो प्रीमियम कहलाता है, ठीक है। अब जो अभी हमने ये 4 पैरामीटर्स बताए थे या 4 डायमेंशन, इसमें भी कॉस्ट ऑफ डेट अगर कहें तो कॉस्ट ऑफ डेट हमारा 2 तरीके से निकलेगा। एक रिडीमेबल होता है, एक इरिडीमेबल होता है। रिडीमेबल हमारे वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जिनका कोई मैच्योरिटी टाइम पीरियड होता है। इरिडीमेबल हमारे वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जिनका कोई भी मैच्योरिटी टाइम पीरियड नहीं होता है, लाइक 20 साल, 25 साल, 30 साल, ठीक है। अभी तक जो तुम लोगों ने पढ़ा था कैपिटल विजिटिंग में, जैसे प्रॉफिट की अगर बात करें, प्रॉफिट तुमने अकेला नहीं पढ़ा था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी पढ़ा था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी पढ़ा था, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन भी पढ़ा था, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन भी पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब हम कैलकुलेशन वाले पार्ट पर आएंगे वहां में सब कुछ मिलेगा, रिडीमेबल भी मिलेगा, रिडीमेबल भी मिलेगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स भी मिलेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स भी मिलेगा। जो जैसा हमें पूछा जाएगा या क्वेश्चन में जैसा दे रखा होगा उसी के हिसाब से हम सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि अब ये देखो कॉस्ट ऑफ डेट है हमारा पहला, तो ये हम कॉस्ट ऑफ डेट या डिवेंचर की बात करें। ये बेसिकली डेट या डिवेंचर हमारे लोन से या डेट के पार्ट से रिलेटेड होता है। कॉस्ट ऑफ डेट इज द इंटरेस्ट रेट दैट अ कंपनी पेज ऑन इट्स डेट कंटेंट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। हमने बोला था कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे कैपिटल का फॉर्म होता है कि हमारी कंपनी किस टाइप की है, डेट कंपनी है कि इक्विटी कंपनी है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डेट हमारा वो इंटरेस्ट रेट होता है जो कि कंपनी पे करती है अपने डेट के ऊपर। सपोज उसने 10% लोन ले रखा है, किसी कंपनी ने उधार ले रखा है, अब उसको वो जो पे कर रही है उसमें उसे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो वही हमारा कहलाती है कॉस्ट ऑफ डेट। अब कॉस्ट ऑफ डेट भी हमारी 2 तरीके की होगी, एक कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट,
जिनका मैच्योरिटी टाइम पीरियड होता है, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट जिनका कोई भी मैच्योरिटी टाइम पीरियड नहीं होता है, जिनको हम कभी भी या यूं कहे आगे एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद हम पे करते हैं। देखो ये दे रखा है कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिवेंचर्स। अब ये है कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स होता है, बिफोर टैक्स होता है, डिस्काउंट होता है, प्रीमियम होता है। इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। देखो कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इशूड एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। पार मीन्स पार कहे या फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू का एक ही चीज होती है। डिस्काउंट जहां हमें कुछ परसेंट का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। प्रीमियम जहां हमें कुछ परसेंट का एडिशनल वैल्यू मिलती है। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट? बोलो बच्चों। ओके, तो आज के लिए यही था बस, ठीक है। इतना ही हमारा। ये चैट में किसी ने कोई मैसेज किया था क्या? ओके, तो इतना ही हमारा था जो कि आज के लिए था थ्योरी पार्ट। ये हम शायद तुम लोगों को क्लास ग्रुप पे कल ही ये पीडीएफ हम शेयर कर चुके हैं। तो एक बार इस पीडीएफ से वो सारी चीजें पढ़ना जो कि अब तक हमने पढ़ाई है। क्या क्या फैक्टर्स थे, ठीक है, फैक्टर्स क्या थे और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती थी, जो कुछ भी, ठीक है, ये सब कुछ एक बार पढ़ के देखना। और जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो भी देखना कि क्या होती है, उसके क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं। अब जो नेक्स्ट मंडे से क्लास होगी उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हम फॉर्मूले और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। ओके, तो आज की क्लास वाइंड अप करें? यस मैम। ओके, थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। ओके।